मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है, कौन सा पेपर होगा भाई आपके सामने? आपका जो पेपर होगा ह्यूमन ज्योग्राफी का। कौन सा पेपर होगा? ह्यूमन ज्योग्राफी का जो आपके सामने पेपर देखने को मिलेगा, उस पेपर से संबंधित आपके सामने जो मास्टर क्लास लेता हूँ, जिसमें टॉप 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ, वही टॉप 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली क्लास है वो आपके सामने लेकर आ गया हूँ। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आपके सामने। मैंने जो हिस्ट्री का पेपर दिया था, हूबहू पेपर में 1% मेरे द्वारा पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट में से पेपर आया है और ज्योग्राफी में भी आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास भी डाल दी है मैंने और इसके साथ आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिवाइज भी करवा दूंगा। लेकिन क्लास को शुरू करूं उससे पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दो। 40,000 सब्सक्राइबर का टारगेट ले रखा है। आप सभी बच्चे चैनल सब्सक्राइब करोगे तभी अपना टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। साथ के साथ कोने में डिस्क्रिप्शन कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला लिंक है, कौन सा? व्यू प्रोडक्ट वाला लिंक है। इस पर क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। और ये पीडीएफ जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये फ्री में कहाँ पर मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पर। कहाँ पर मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी और डाल रखी है मैंने ऑलरेडी। तो आप जाओ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको फ्री में पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन लिखा होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्या करना है? क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे नीचे की तरफ आपको आ जाना है। जैसे नीचे की तरफ आओगे यहाँ पर फाइल वाला सेक्शन देखने को मिलेगा। कौन सा? फाइल वाला सेक्शन देखने को मिलेगा। इस फाइल वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में कोने में आपको सर्च वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। देखो ये रहा सर्च वाला ऑप्शन। इस सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना और यहाँ पर आके सर्च कर लेना आपको सिर्फ ज्योग्राफी। कुछ नहीं करना, सिर्फ ज्योग्राफी सर्च कर लेना अपना कीबोर्ड खोल के, ज्योग्राफी। जैसे ज्योग्राफी सर्च करोगे भाई आपके सामने आपका जो पूरी पीडीएफ है, ये देखो ये वाली पीडीएफ आपको डाउनलोड करके पढ़ लेनी है। बीए सेकंड सेमेस्टर ज्योग्राफी गेस्ट पेपर प्लस सॉल्यूशन वाली जो पीडीएफ पड़ी हुई है, इसको खोलो और खोलकर अच्छे से आपको अध्ययन कर लेना। देखो ऐसे आपको पीडीएफ खोलनी है और खोलने के बाद में सीधी आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। पढ़ लेना इसको विस्तार से, जो मैं पढ़ा रहा हूँ यही। चलिए शुरू करते हैं अपन क्लास को। सबसे पहले अगर अपन बात करें सबसे पहले पर्सन की, किसकी बात करें? सबसे पहले पर्सन की बात करूं तो पर्सन है मानव भूगोल के। किसके? मानव भूगोल के। आपके सामने मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए इसकी प्रकृति व क्षेत्र के उद्देश्यों को विस्तार से वर्णन कीजिए। तो मानव भूगोल की परिभाषा को बताना है, साथ के साथ इसकी प्रकृति को बताना है तथा इसके उद्देश्यों को बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसकी डेफिनेशन भी आपको बतानी है। क्या बतानी है? डेफिनेशन भी आपको बतानी है। इसका नेचर क्या होता है ज्योग्राफी का, उसके बारे में बताना है। और इसके आपके सामने क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या होते हैं इसके, क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं उनके बारे में भी आपको बताना है। अच्छा पर्सन है। प्रश्न को शुरू करें। भूगोल एक व्यापक विज्ञान है जो पृथ्वी की सतह तथा उसके प्राकृतिक घटकों एवं मानव क्रियाओं का अध्ययन करता है। देखो नाम देखो आप, क्या है? मानव प्लस भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। इंग्लिश से आपको समझाओ, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होगा? ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल नाम है इसका। देखो नाम मानव प्लस भूगोल, तो कहीं ना कहीं मनुष्य के द्वारा जो किए गए काम है उसका जो भूगोल के ऊपर, किसके ऊपर? भूगोल पे जो आपके सामने प्रभाव पड़ता है और जिसका अपन अध्ययन करते हैं। भाई मनुष्य के द्वारा जो काम किए गए, जैसे मनुष्य ने क्या किया, आपके सामने एक पेड़ को काटा या एक पेड़ को लगाया, तो उस एक पेड़ को काटने से आपके सामने पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में पढ़िए। या मनुष्य ने क्या एक जगह पर आपके सामने क्या किया गया, आपके सामने जो बहुत सारा एक जंगल है, पूरा का पूरा, एक पेड़ काटने से इतना प्रभाव नहीं पड़ता, पूरा जंगल को काट लिया। उसके वजह से उस जो आसपास का वातावरण है वहां पर क्या होगा, तापमान बढ़ गया। और अगर एक जगह थी जहां पर बंजर था और वहां पर क्या लगा दिए गए, पेड़ लगा दिए गए, तो वहां के जो स्थल है वहां पे क्या, मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ गया, है ना। मिट्टी है वहां से कटनी कम हो गई, साथ के साथ आपके सामने तापमान भी कम हो गया। तो ये देखो मनुष्य ने पेड़ों को काटा है, प्रकृति के साथ कोई क्रिया की, उससे भूगोल पर क्या प्रभाव पड़ा, पूरी की पूरी स्थल करती है उसमें बदलाव देखने को मिला। तो यही होता है मनुष्य, ये भूगोल एक व्यापक विज्ञान होता है जो पृथ्वी की सतह पर आपके सामने जो प्राकृतिक, जो नेचुरल आपके सामने क्या होते हैं, जो नेचुरल कंपोनेंट देखने को मिलते हैं, साथ के साथ जो ह्यूमन एक्शन होते हैं उसका जो अपन क्या करते हैं, अपन पढ़ते हैं, उसी के बारे में क्या कहा जाता है, उसी को ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता है। भूगोल की 2 शाखाओं में विभाजित किया गया है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। अगर अपन ज्योग्राफी को डिवाइड करें, किसको? ज्योग्राफी की 2 अलग अलग शाखाएं डिवाइड हो जाती हैं। एक तरफ आती है ह्यूमन ज्योग्राफी
और एक तरफ आती है आपके सामने कौन सी, फिजिकल ज्योग्राफी। मतलब मानव भूगोल या भौतिक भूगोल, ये भौतिक भूगोल ये मानव भूगोल। अब भौतिक भूगोल में क्या है, जो आपके सामने जो क्रियाकलाप हैं, जो गतिविधियां होती हैं पृथ्वी के ऊपर या अन्य जगहों पर, उसके बारे में पढ़ा जाता है। और ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर अपन मनुष्य के द्वारा जो घटनाक्रमों को किया जाता है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल भूगोल की वो शाखा है जो मानव जीवन को, उसकी गतिविधियों, पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करती है। मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी वो आपके सामने शाखा है, वो ब्रांच आपके सामने ज्योग्राफी की, जिसमें मनुष्य के द्वारा क्या गतिविधि की जाती है उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ते हैं। अब ह्यूमन ज्योग्राफी की आपके सामने परिभाषा क्या होती है, देखो इस जो जैसे मैं करवा रहा हूं आपको वैसा का वैसा अपने एग्जाम में लिख कर आना है। पहला है एलन जॉनसन के द्वारा। एलन जॉनसन ने क्या कहा, मानव भूगोल वह विज्ञान है जो ये बताता है कि मनुष्य अपने भौतिक वातावरण को कैसे इफेक्ट करता है। क्या क्या करता है, ह्यूमन ज्योग्राफी आपके सामने वो साइंस, वो विज्ञान है जिसके माध्यम से पता चलता है कि मनुष्य ना वो अपने आसपास का इन्वायरमेंट है उसको कैसे इफेक्ट करने का काम करता है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी काफी ज्यादा आपके सामने क्या है, इंपॉर्टेंट है भाई। ह्यूमन ज्योग्राफी में जो मनुष्य के द्वारा, ह्यूमन बीइंग के द्वारा आपके सामने जो इन्वायरमेंट है उसको कैसे इफेक्ट किया जाता है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अपन कैसे पेड़ों को काट रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को अपने इन्वायरमेंट में रिलीज कर रहे हैं, तो इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में अपन को पढ़ने को मिलता है। फ्रेडरिक रेडजेल ने क्या कहा, इनको ब्लैक पेन से, ये जो डेफिनेशन बता रहा हूँ इनको ब्लैक पेन से लिख कर आनी है आपको। फ्रेडरिक रेडजेल ने क्या कहा, मानव भूगोल को एंथ्रोजोग्राफी कहा गया है क्योंकि इसे प्रकृति और मानव के अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है। क्या कहा जाता है, मानव भूगोल को क्या कहा जाता है, एंथ्रोजोग्राफी कहा गया है क्योंकि इसमें प्रकृति और मानव के द्वारा कैसे जो नेचर है और आपके सामने जो मनुष्य है उनको आपस में क्या है, वो आपस में कैसे रिलेटेड रहते हैं, क्या रहते हैं, कैसे रिलेटेड रहते हैं उसके बारे में पढ़ा जाता है। किसके बारे में, नेचर और ह्यूमन बीइंग। इन्होंने क्या बताया कि जो नेचर है, प्रकृति और ह्यूमन बीइंग है वो आपके सामने कैसे रिलेटेड रहते हैं। अब कैसे रिलेटेड रहते हैं, आप सांस लेते हो, हवा के बिना क्या जीवन संभव है, क्या ऑक्सीजन के बिना नहीं है। ऑक्सीजन कहां से आती है, पर्यावरण के से। क्या बिना पानी पिए जीवन जी सकते हो, क्या नहीं जी सकते। कहां से आता है, पर्यावरण से आता है। अपने आसपास जो भी चीज बनी हुई है वो कहां से मिलती है, प्रकृति से मिलती है। तो इसी तरीके से जो प्रकृति और मनुष्य के बीच में जो संबंध होता है और उसका जो अध्ययन किया जाता है, क्या किया जाता है, उसके ऊपर जो रिसर्च की जाती है उसी को क्या कहा जाता है, ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता है। संक्षेप में, मानव भूगोल वह अध्ययन क्षेत्र है जहां पर मानव समाज की गतिविधियां, जनसंख्या, बस्तियों, संसाधन, परिवहन, आर्थिक गतिविधियों व सांस्कृतिक रचनाओं के बारे में पढ़ा जाता है। क्या होता है, अगर अपन ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें, किसकी बात करें, ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें, तो ह्यूमन ज्योग्राफी आपके सामने क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी वो स्टडी मटेरियल है, वो स्टडी आपके सामने जहां पर अपन उस चीजों को अध्ययन किया जाते हैं जहां पर मनुष्य के द्वारा कौन कौन सी एक्टिविटी की जा रही है, कि पेड़ों को काटा जा रहा है, बहुत ज्यादा खनन किया जा रहा है ना, क्या जंगलों को उगाया जा रहा है। इस ज्योग्राफी में अपन ये भी पढ़ते हैं कि कोई भी जगह वहां की पॉपुलेशन, जनसंख्या कितनी है, किस प्रकार की बस्तियां हैं, कच्ची बस्तियां हैं, शहर है, ग्रामीण क्षेत्र है, कैसा क्षेत्र, उसके बारे में पढ़ते हैं। संसाधनों के बारे में पढ़ते हैं कि लोहा है ना, हवा, पानी, खनिजों के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ का परिवहन के बारे में पढ़ते हैं और वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में पढ़ते हैं कि किस किस प्रकार के लोग पैसे कमाने के लिए क्या 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 काम करते हैं। साथ के साथ जो सांस्कृतिक संरचनाएं हैं, कि जैसे अपन राजस्थान की सांस्कृतिक संरचना क्या है, अपन ज्यादातर छा दूध दही खाने वाले लोग हैं। क्यों, क्योंकि हमारा जो राजस्थान है वहाँ का तापमान बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हमें दूध प्रोडक्ट पे ज्यादा डिपेंड रहना पड़ता है। हमारे यहाँ पर कृषि नहीं होती। राजस्थान में सबसे ज्यादा पशुपालन किया जाता है। राजस्थान भारत का प्रथम स्थान आता है पशुपालन में। क्यों आता है भाई, क्योंकि राजस्थान में कृषि कम होती है। क्या होती है, एग्रीकल्चर कम होती है, क्योंकि हमारी जमीन उतनी उपजाऊ नहीं है, तो हमने कृषि के बजाय किस पर जोर दिया, पशुपालन पर। समझ में आ गया। तो इसी तरीके से जो सांस्कृतिक संरचनाएं हैं वो कैसे काम करती हैं, उसी को जो अध्ययन किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में स्टडी कहा जाता है। मानव भूगोल की प्रकृति, नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होता है, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, अंतर विषयक प्रकृति। मानव भूगोल समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान आदि विषयों को प्रभावित करता है। ह्यूमन ज्योग्राफी में आप सोशियोलॉजी भी पढ़ोगे, साइकोलॉजी भी पढ़ोगे, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स भी पढ़ोगे, हिस्ट्री भी पढ़ोगे और मनो जो आपके सामने पेडोलॉजी वो भी पढ़ोगे। क्यों भाई, देखो मैं एक एक करके समझाता हूँ।
सबसे पहले मानव भूगोल का समाजशास्त्र से क्या अध्ययन होता है? मनुष्य कहाँ रहता है भाई? समाज में रहता है। सभी सामाजिक व्यक्ति हो, आप ऐसे थोड़ी जंगलों में अकेले रहते हो, नहीं है ना ऐसा, सभी लोग समाज में रहते हो। तो जिस विषय के अंदर समाज का अध्ययन किया जाता है उसको समाजशास्त्र कहा जाता है, पता आपको। और मनुष्य के बारे में, मनुष्य और प्रकृति के बारे में किस में पढ़ा जाता है? मानव भूगोल में। और मानव भूगोल, मानव कहाँ पर रहते हैं? समाज में। तो जैसे आप मानव भूगोल को पढ़ते हो तो समाजशास्त्र का भी अध्ययन हो जाता है। राजनीतिक शास्त्र, अलग अलग प्रकार की जो सरकारें हैं जो फैसले लेती हैं उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि सरकार ने क्या कर दिया, कोई एक उद्योगों को स्थापित करने के लिए जंगलों को काट दिया, पर्यावरण पर इफेक्ट हुआ। सरकार ने क्या किया, एक रेगिस्तानी क्षेत्र था जहां पर क्या किया, पेड़ लगाओ अभियान चलाया और वहां पर जंगल में बदल दिया उसको, इन्वायरमेंट पे प्रभाव पड़ा ना। तो ये सरकार के द्वारा जो फैसले लिए जाते हैं उनको राजनीति शास्त्र में पढ़ते हैं, और उन फैसलों से प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको वो अपन मानव भूगोल में पढ़ते हैं। समझ में आ गया? अब क्या हुआ, कोई एक जगह थी जहां पर बाढ़ आ गई, कहीं पर अकाल आ गया, कहीं पर फसल बढ़िया हो गई, तो इससे क्या हुआ, इंसान की अर्थव्यवस्था बदल गई। जैसे कि बाढ़ आ गई तो लोगों का नुकसान हो गया, कितने का नुकसान हो गया, फिर से अपन कैसे उनको वापस उसी अर्थव्यवस्था में लाएंगे। तो इन सब पैसे से समझी चीजों किसमें पढ़ते हैं? अर्थव्यवस्था में। तो प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा या प्राकृतिक घटनाओं के द्वारा जो अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है वो अपन पढ़ते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र के बारे में भी आपका अध्ययन हो जाता है। और ऐतिहासिक घटनाएं कि भाई पहले के समय तापमान कैसे हुआ करता था, आज के समय कैसे होता है, इतिहास का तो मानव भूगोल से रिलेटेड है। तो सारे के सारे जितने भी जो विषय हैं, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, सबके और इतिहास, सबके सब क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड है। क्या है? इंटरकनेक्टेड दिखाई देते हैं। समझ में आ गया? चलिए अगला पॉइंट है स्थानिक अध्ययन, स्पेक्टिकल स्टडी। यह मानव क्रियाओं के विवरण तथा उनके भौगोलिक प्रभावों का अध्ययन करता है। मतलब कोई एक जगह है, स्पेक्टिकल स्टडी में क्या होता है, स्पेक्टिकल स्टडी में आता है कि कोई भी मनुष्य का क्या होता है, कोई भी ह्यूमन बीइंग का, कोई भी जो ह्यूमन बीइंग है उसका कोई भी एरिया में कि रहता है, वहाँ एरिया में उसका आपके सामने उसके बारे में जब अपन पढ़ते हो उसको स्पेक्टिकल स्टडी के नाम से जाना जाता है। डायनेमिक स्टडी, मानव समाज सतत परिवर्तनशील होता है। डायनेमिक स्टडी क्या होता है, कंटिन्यूअसली चेंजमेंट जो देखने को मिलता है ना, उसी के बारे में जो अपन पढ़ते हैं। भाई पहले आप आपके गांव के देख लो, आपके दादा से पूछना कि आप जिस गांव में रहते हो पहले इतने लोग रहते थे कि इस गांव में, आपके दादाजी कहेंगे अरे बहुत कम लोग रहते थे, 3-4 घर दिखाई देते थे, अब तो पूरा गांव का गांव बस गया है। समझ में आ गया? पहले आपके गांव में या पहले जो शहर है आपका, आपके दादाजी से पूछना कि वहां पर जो स्टैंड या पहले जो बाजार हुआ करता था, क्या आज भी वहीं पर बाजार है? क्या नहीं है। पहले जो बाजार हुआ करते थे वो अलग हुआ करते थे, फेमस बाजार। आजकल के बाजार है वो हाईवे के किनारे बसने लगे हैं, पहले बाजार बीच में देखने को मिलते थे शहर में। समझ में आ गया? तो यही है जो लगातार जो वातावरण में बदलाव देखने को मिल रहा है ना, लगातार जो प्रकृति में बदलाव देखने को मिल रहा है, इसी के बारे में जब अपन अध्ययन करते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, मानव भूगोल कहा जाता है। मानव भूगोल भी, ह्यूमन ज्योग्राफी भी परिवर्तनशील व विकासशील विज्ञान है। मतलब डायनेमिक नेचर, उसका क्या नेचर है, डायनेमिक नेचर है, मतलब कंटिन्यूसली चेंजमेंट देखने को मिलता है। मानव और पर्यावरणों के बीच में संबंध, किसमें, ह्यूमन बीइंग और इन्वायरमेंट के बीच में आपके सामने क्या रिलेशन है। यह अध्ययन करता है कि मनुष्य अपने पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है, किस प्रकार के पर्यावरण को व्यवहार में आकार देता है। क्या करता है, मानव और पर्यावरण के बीच में संबंध, किसके बीच में, मानव व पर्यावरण के बीच में, पर्यावरण के बीच में संबंध। क्या संबंध है भाई, यह अध्ययन करता है मनुष्य अपने पर्यावरण को कैसे इफेक्ट करता है। किसके बारे में स्टडी किया जाता है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग होता है, कौन होता है, कोई भी ह्यूमन बीइंग होता है ना, वो इन्वायरमेंट को कैसे इफेक्ट करता है, इसके बारे में पढ़ा जाता है, और किस प्रकार पर्यावरण के उसके व्यवहार को आकार बदल देता है। अब मानव भूगोल के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। पहला होता है जनसंख्या भूगोल। अब मानव भूगोल के क्षेत्र का क्या है, हम मानव भूगोल में कौन कौन सी चीजें पढ़ते हैं। पहली होती है जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में, जनसंख्या। और जनसंख्या में पढ़ेंगे जनसंख्या की संख्या, भाई आपके जिस जगह पर रहते हो, या आपके शहर की, आपके गांव की, आपके जिले की, आपके राज्य की, आपके देश की जनसंख्या कितनी है, कितनी घनत्व है, मतलब कितने 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, कितनी वृद्धि देखने को मिल रही है, कितना प्रवासन, कितना माइग्रेशन देखने को मिल रहा है, कितने लोग शहरों से गाँव की तरफ, गाँव से शहरों की तरफ आ रहे हैं, और कैसे आपके सामने जनसंख्या की डेमोग्राफिक जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलता है। समझ में आ गया? तो इन सब चीजों के बारे में अपन अध्ययन करते हैं जनसंख्या के बारे में। अगला क्या, आर्थिक भूगोल के बारे में पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर कैसी है,
है ना, उद्योग कैसे हैं, व्यापार कैसा चल रहा है, परिवहन के बारे में और सेवाओं और स्थानिक विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब जो एग्रीकल्चर है, क्या है, जो एग्रीकल्चर है उसमें कितना डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, उद्योग है, बिजनेस कैसे चल रहे हैं, व्यापार कैसा चल रहा है और परिवहन कैसे चल रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में भी अध्ययन किया जाता है। सांस्कृतिक भूगोल, कल्चरल ज्योग्राफी, क्या गया, कल्चरल ज्योग्राफी क्या होता है, जो अलग अलग प्रकार की जो भाषा हो गई, धर्म हो गया, रीति रिवाज, परंपराएं और जीवन शैली का भौगोलिक अध्ययन किया जाता है। मतलब कहीं पर राजस्थान के लोगों की भाषा अलग है, हरियाणा के लोगों की अलग है, बिहार के लोगों की अलग है, यूपी के लोगों की भाषा अलग है। कहीं पर हिंदू धर्म को माना जाता है, कहीं पर मुस्लिम धर्म को, कहीं पर ईसाई धर्म को, अलग अलग धर्मों को माना जाता है, अलग अलग प्रकार की जीवन शैली का जीवन है वो जीते हैं। अगला है राजनयिक भूगोल, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, अलग अलग प्रकार के राज्य, सीमाएं व राजनीतिक व्यवस्था तथा भू राजनीतिक जो विषयों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है, जो अलग अलग प्रकार के जो राज्य होते हैं, क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो राज्य उनकी सीमाएं लगती हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है। नगरीय तथा ग्रामीण भूगोल, अर्बन एंड रूरल ज्योग्राफी, नगरों और गांवों की संरचना कैसी होती है, विकास और योजना, मतलब अपन गांवों के बारे में भी पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ जो गांव होते हैं, गांव का स्ट्रक्चर कैसे, आपका गांव है वो कैसे बसा हुआ है, उसका पहले कितना डेवलपमेंट था, अब कितना डेवलपमेंट है, कैसे उसको डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इनके बारे में भी अपन पढ़ते हैं। निपटान भूगोल, सेटलमेंट ज्योग्राफी, मानव बस्तियों का उत्पत्ति, कि मनुष्य पहले आपके सामने भाई पहले कच्चे घर बनाकर रहता था, आजकल पक्के घर बना रहे हैं, है ना, इस स्लम भी देखने को मिलता है, कच्ची बस्तियां भी देखने को मिलती हैं ना आपके सामने, एकदम रिहायशी इलाका भी होता है जहाँ पर स्कूल होते हैं, कॉलेज, है ना, हॉस्पिटल एक नगर के अंदर ही देखने को मिल रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, ये भी देखने को मिलता है। गांव में लोग कहाँ पर रह रहे हैं, खेतों में लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, बढ़िया पर्यावरण के अंदर। एक कच्ची बस्तियां होती है, कोई नाला जा रहा है गंदा सा, उसके किनारे लोग थोड़ी सी जगह में एक कमरे में 10-15 लोग रह रहे हैं। तो मानव बस्तियों का उत्पत्ति कैसे हुई, उनका स्वरूप कैसा, उनके प्रकार कैसे और उनके वितरण का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल के क्या उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, चलिए। मानव और पर्यावरण के साथ संबंध, मतलब अपन जो मानव भूगोल पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे उद्देश्य क्या है, पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है। सबसे पहला है मानव और पर्यावरण के बीच में संबंध, ह्यूमन और इन्वायरमेंट के बीच में जो रिलेशन देखने को मिलता है उसके वजह से आपको पढ़ना होता है। यह जानना कि मनुष्य किस प्रकार के वातावरण के साथ अनुकूल करता है और उसके साथ बदलता है। आप राजस्थान के रहने वाले हो, एकदम गर्म टेम्परेचर को आप सहन कर सकते हो, और वहीं अगर आपको लद्दाख में एकदम ठंडे टेम्परेचर में भेज दिया जाए, आप थोड़े दिन परेशान हो जाओगे, क्योंकि हम आदी नहीं है उस प्रकार के जीवन को जीने के लिए। या एकदम ठंड में रहने वाले व्यक्ति को राजस्थान की भीषण गर्मी में भेज दिया जाए, वो भी इस जीवन को सही से नहीं झेल पाता है। तो यही है इंसान का जो जीवन है, ह्यूमन और जो इन्वायरमेंट होता है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। स्थानिक वितरण का अध्ययन करना, स्पेक्टिकल, मानव गतिविधियों जैसे जनसंख्या, उद्योग व व्यापार के बारे में कैसे होता है। तो स्पेक्टिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन उसके बारे में पढ़ा जाता है कि ह्यूमन है, मनुष्य है, उसके द्वारा पॉपुलेशन, बिजनेस एंड आपके सामने जो एक्टिविटीज़ हैं वो कहाँ कहाँ पर देखने को मिलती है। जहाँ पर ज़्यादा उद्योग होंगे, क्या होंगे, जहाँ पर ज़्यादा बिजनेस होंगे, वहाँ पर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा, ज़्यादा रोजगार देखने को मिलेगा। जहाँ पर ज़्यादा रोजगार देखने को मिलेगा वहाँ पर लोगों का ज़्यादा डिप्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। क्या हो गया, वहाँ पर ज़्यादा लोग हैं, वो आपके सामने पॉपुलेशन है वो बढ़ती हुई नजर आती है। पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी, आपके सामने इंक्रीज होगी। तो पॉपुलेशन के इंक्रीज होने से क्या होता है, आपके सामने जो जगह है, जो लैंड है, जमीन है, वो कम पड़ जाएगी। इसीलिए क्या होता है, आपके सामने लोग शॉर्ट एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। क्या डेंसिटी, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो इंक्रीज होती है। क्या होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी है वो इंक्रीज होती है। तो ये सब चीजें देखो, बिजनेस बढ़ा, उद्योग बढ़ा, उससे रोजगार बढ़ा, रोजगार से जनसंख्या का वहां पर आना हो गया, उससे जो जमीन है वो कम देखने को मिली और उससे वहां पर ज्यादा से ज्यादा रहने लगे। स्लम आपके सामने पॉपुलेशन है वो रहने लग जाएगी। कच्ची बस्तियों में लोग अपना जीवन यापन करने लग जाएंगे। तो इस प्रकार की जो चीजें वो देखने को मिलती हैं। क्षेत्रीय विकास की योजना, विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं और संभावनाओं की पहचान करके संतुलित विकास करना। क्या करना, जो अलग अलग प्रकार का आपके सामने जो क्षेत्र है, एरिया है, क्या है, अलग अलग प्रकार का जो एरिया होता है वहाँ की क्या प्रॉब्लम्स है, क्या है, वहाँ की क्या प्रॉब्लम्स है उनके बारे में समझना। उन प्रॉब्लम्स के आपके सामने क्या है, वहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है। जैसे राजस्थान में क्या समस्या है भाई, राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या क्या, पानी की समस्या है।
खास करके जो राजस्थान का पश्चिमी इलाका था, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर का, वहां पर पानी की समस्या थी, इसलिए इंदिरा गांधी नहर को लाया गया। आज वहां पर पानी भी है और अच्छी कृषि भी हो रही है, लोगों के पीने के लिए पानी भी और अच्छी कृषि भी होती है। सांस्कृतिक विविधताओं का पहचाना, विभिन्न मानव समूह द्वारा सांस्कृतिक परंपराएं, जीवन शैलियों व व्यवहार की तुलना करना, क्योंकि जो अलग अलग प्रकार के जो मनुष्य होते हैं उनके जो अलग अलग प्रकार के जो सांस्कृतिक होते हैं, सांस्कृतिक जो परंपराएं होती हैं, हमारा कैसा जीवन होता है, लोगों के व्यवहार के बारे में पढ़ना। स्थायी विकास देना, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना तथा पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना। क्या करना, जो संसाधन होते हैं, क्या होते हैं, जो संसाधन होते हैं, जैसे कि आपके घर में अगर घर में कुआं है तो इसका मतलब नहीं पानी जैसा आए वैसा बरत लो, नहीं, हिसाब से प्रयोग करो ताकि आप भी प्रयोग कर सको, ताकि आगे आने वाली जनसंख्या उसको भी प्रयोग कर सके। पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, पर्यावरण को बचाना चाहिए ताकि आगे आने वाली जो जनसंख्या, जो जनरेशन है वो भी सुखी रह सके। मानव भूगोल व भूगोल है जो मनुष्य उसके और उसके भौगोलिक परिवेश के बीच में जटिल संबंधों को समझने का प्रयास करता है। क्या करता है, जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, कौन सी ज्योग्राफी है, जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, इसके अंदर क्या होता है, जो मनुष्य, जो ह्यूमन बीइंग होता है उसका जो ज्योग्राफी के अंदर, किसके अंदर, जो आपके सामने ज्योग्राफी के अंदर जो जटिल संबंध होते हैं उसको समझाने प्रयास करता है। प्रकृति, अंतर विषयक, स्थानीय गतिशील, मतलब सीधी सीधी बात है, मनुष्य होता है उसको अन्य चीजों के साथ भी, जो मनुष्य के द्वारा की गई गतिविधियों को अन्य चीजों के साथ भी आपको संबंध है वो देखने को मिलते हैं। चलिए भाई, अगले वाला प्रश्न आपके सामने, बुशमैन तथा भील जनजाति के आवास, अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में बताइए। किसके बारे में, बुशमैन तथा भील जनजाति की जो आवास की अर्थव्यवस्थाएं हैं, आवासीय व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में, तथा उनकी समाज की व्यवस्थाएं कैसे होती है उसके बारे में आपको पढ़ना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, कैसा पर्सन है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, एग्जाम में जरूर से आता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो भाई, 40,000 सब्सक्राइबर का टारगेट ले रखा है, सभी बच्चे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो। साथ साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा, व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो सबसे ज्यादा डिस्काउंट हो आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। बुशमैन तथा जिसे सेन जनजाति भी कहा जाता है, कौन सी जनजाति के नाम से जाना जाता है, सेन जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। कहां पर पाई जाता है, दक्षिणी अफ्रीका की एक आदिम जनजाति है। बुशमैन जनजाति कहां पर देखने को मिलती है, साउथ अफ्रीका के अंदर देखने को मिलती है। यह जनजाति मुख्य रूप से बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अमेरिका के अगोला के अरण्य तथा अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। बुशमैन जनजाति कहां पर देखने को मिलती है भाई, बोत्सवाना के जो आपके सामने जो जंगल है, बोत्सवाना के आपके सामने जो घास के मैदान है वहां पर देखने को मिलती है। नामीबिया जो आप जगह है साउथ अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर, वहां पर दक्षिणी अफ्रीका में देखने को मिलती है। और कहां पर देखने को मिलती है, अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र, ऐसी जगहें जहां पर थोड़े जंगल भी हैं और मरुस्थल भी देखने को मिलते हैं। वहीं भील जनजाति कहां पर देखने को मिलती है, सब भारतीय परिवेश के विशेष रूप से उन जनजातियों के लिए प्रयोग किया जाता है जो तकनीक व सामाजिक रूप से अत्यंत पिछड़ी हैं। भील जनजातियां वो जनजातियां होती हैं जो आज के समय भी क्या है, इस जो मॉडर्न एज में भी कहां पर रहती हैं, जो जंगलों के अंदर रहती है। समझ में आ गया। और भारत के अंदर ये जनजातियां वो पाई जाती है। इन जनजातियों के अध्ययन से मानव भूगोल के आदिम स्वरूप को समझने पर भी सहायता मिलती है। मतलब अगर अपन इन सभी जो जनजातियों के बारे में पढ़ते हैं तो इससे क्या होता है, मनुष्य को, जो ह्यूमन बीइंग होता है, जो मनुष्य होता है ना, उसको अपने प्राचीन समय के अध्ययन के बारे में भी पता चल जाता है। पहला, आवास की व्यवस्था बुशमैन जनजातियों की। यह लोग घूमतू जीवन शैली अपनाते हैं तथा अस्थायी झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। क्या होते हैं, ये लोग घूमने फिरने वाली जनजाति है। कैसी है, घूमतू जनजाति। आज आपके सामने, आज के आपके शहर में रह रहे हैं, कल किसी गांव में चले गए, कल गांव से किसी दूसरे गांव में चले गए, परसों कहीं पर चले गए। और स्थायी मकान नहीं बनाते, जैसे अपन पक्के मकान बनाते हैं, नहीं, झुग्गी झोपड़ी बनाने का काम करते हैं। समझ आ गया। कहीं पर रहे वहीं पर झोपड़ी बना दी, वहां पर जब खाने पीने की चीजों की कमी आ गई उस चीज को छोड़कर दूसरी जगह पर चले गए। इनके घर किससे बने हुए होते हैं, इनकी झोपड़ियां प्राय लकड़ी और टहनियों और पत्तियों से बनी होती है। इनका जो आपके सामने झोपड़ियां वो किससे बनी होती है भाई, लकड़ी से बनी होती है। किससे, लकड़ी से। और जो टहनियां होती हैं उससे बनी होती है और पत्तियों से बनी होती है। इनके घर छोटे छोटे होते हैं, इनके आवाज छोटे होते हैं तो जिन्हें आसानी से तोड़ा जा सकता है और दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। क्या करेंगे, एक जगह जाएंगे, एक छोटी सी झोपड़ी टहनियों से घर बना लेंगे, उसके ऊपर पत्तियों से उसकी क्या बना लेंगे, छत बना लेंगे, बस वहां से आराम से अपना जीवन यापन है वो करेंगे। खाने पीने की जो चीजें मिल जाएंगे उनका उपयोग कर लेंगे जो प्रकृति से ही मिल जाती है। समझ में आ गया। तो जीवन के बारे में समझे। सबसे पहले बुशमैन जनजाति की बात करूं तो घूमने फिरने वाली तो जनजाति है,
घर कैसे बनाएंगे? अस्थायी। पक्के मकान नहीं बनाते हैं, जैसे अपन ईंट गारे का प्रयोग करके बनाते हैं वैसा प्रयोग नहीं करते हैं। अस्थायी किसका? लकड़ी का ढांचा बना लिया चारों तरफ, उसके ऊपर पत्तियों से उसको ढक लिया। ठीक है। घर कैसे होंगे? आवास छोटे छोटे घर बनाएंगे जिसको तोड़कर अपन आसानी से दूसरी जगह ले जाया जा सके। अगली जनजाति है भील जनजाति। कौन सी जनजाति है भाई? भील जनजाति। कौन सी जनजाति है भाई? भील जनजाति। भील जनजाति क्या करती है? भारत के बिरहोर, जरावा व टोटा के अंदर देखने को मिलती है। इनके घर भी कैसे होते हैं? झोपड़ी नुमा होते हैं। आवास और स्थानीय सामग्री बांस, पत्ते व मिट्टी से बनाए जाते हैं। अच्छा, ये स्थायी निवास भी बना लेते हैं भाई। क्या है? जो राजस्थान, जो भारत के अंदर और राजस्थान के अंदर दक्षिणी उदयपुर, झालावाड़, इनके अंदर आपके सामने चित्तौड़गढ़ वगैरह के अंदर अपनी भील जनजाति देखने को मिलती है ना भाई। ये क्या करते हैं? अपने बांस हो गया, पत्ते हो गए, मिट्टी हो गई, इनके घर बना देते हैं झोपड़ी नुमा। कैसे बनाते हैं? झोपड़ियों नुमा आपके सामने घरों का निर्माण कर देते हैं। कुछ स्थायी आवास भी पाए जाते हैं। विशेषकर ये जनजाति अर्ध घुमतू तथा कृषक जीवन के रूप में जानी जाती है। इनको अर्ध घुमतू तथा कृषक जीवन के लिए भी जाना जाता है, मतलब किसान का जीवन जीते हैं। कैसा जीवन जीते हैं भाई? किसान का जीवन है वो ज्यादा जीते हैं। क्या करते हैं? जहां पर रहते हैं वहां के उस जंगलों को काट लेते हैं और फसल उगाते हैं और वहां का अच्छे से जीवन है वो जीते हैं। अगले वाले बात करें अर्थव्यवस्था। बुशमैन जनजाति, इनकी अर्थव्यवस्था मुख्यतः शिकार व संग्रह पर किस पर डिपेंड करती है भाई? शिकार पर ज्यादा निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? शिकार करो और कोई भी जो चीजें हैं उनको संग्रह करो, इकट्ठा करके रखो। हंटिंग और गैदरिंग है उस पर ज्यादा निर्भर करती हैं। किस चीज पर ज्यादा निर्भर करती हैं? शिकार और आपके सामने संग्रह पर। किस चीज पर? खूब सारा आपके सामने चीजों को इकट्ठा करो और आराम से जीवन जियो। कोई भी गए जंगल में गए, इसको शिकार कर लिया बुशमैन जनजाति ने, है ना, और फिर उस जैसे बंदर मार लिया, सुअर मार लिया, कोई आपके सामने और कोई छोटी मोटी हिरन वगैरह को मार लिया, बस शिकार करके। जैसे प्राचीन समय में जो मनुष्य जीता था ना, वैसे का वैसा जीवन आज भी ये लोग जीते हैं। पुरुष शिकार करते हैं जैसे हिरण, खरगोश, और महिलाएं जंगली फल, कंद, जड़ें इकट्ठा करती हैं। तो पुरुषों का काम क्या है? जो शिकार करने का। हिरण को पकड़ लिया, खरगोश को पकड़ लिया, सुअर को पकड़ लिया, बंदर को पकड़ लिया, आप सोच नहीं सकते वो सब चीजें खा लेते हैं। चिट्टी मिल गई, उनको खा लिया। कोई आपके सामने कीड़ा मकोड़ा मिल गया, खा लिया उसको। तो शिकार का जीवन जीते हैं। और महिलाएं क्या करती हैं? जंगल में जाती हैं, जंगली फल तोड़कर लाती हैं। कोई कंद क्या होते हैं? आपके सामने जो स्टेम होता है उसको बोला जाता है, जड़ें होती हैं, उनको खा लेती है। पानी के लिए वे कलाहारी मरुस्थल के जराशय व पेड़ों की जड़ों पर निर्भर करते हैं, और जड़ों को, जो पेड़ उसके तने को या जड़ों से पानी है ना, जो रिश्ता हुआ पानी उसको पीते हैं। या मरुस्थल के अंदर कालाहारी मरुस्थल, उसके जो जलाशय कहीं पर पानी, बारिश का पानी इकट्ठा हो गया, वो उस पर वो निर्भर करते हैं। तो इनका तो बुशमैन जनजाति का तो पूरा का पूरा जीवन एकदम आदि मानव वाला जीवन है। जो पहले के समय जो जीवन हुआ करता था वो जीवन आज भी इन लोगों का देखने को मिलता है। भील जनजाति, ये भूल लिखा है भील जनजाति है भाई, याद रखना। पारंपरिक रूप से शिकार व संग्रहकारी रही है, मतलब पुराने जमाने में आपके सामने ये भी क्या करते थे? चीजों को इकट्ठा करते थे। समझ में आ गया? चीजों को ये भी इकट्ठा करने वाले, शिकार करने वाले। लेकिन समय के साथ भाई भारत में रहते हैं, मॉडर्नाइजेशन देखने को मिल रहा है। भारत सरकार ने इनको विकास के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा प्रयास किए हैं। तो ये आपके सामने हंटिंग भी करती हैं, इकट्ठा भी करती हैं, लेकिन एग्रीकल्चर भी करने लग गई हैं। समझ में आ गया? कृषि भी करने लगे हैं। देखो बुशमैन जनजाति है ना, ये बिल्कुल कृषि नहीं करते हैं। ये तो पूरी तरीके से शिकार पे डिपेंड रहते हैं और जंगलों पर ही निर्भर रहते हैं। लेकिन भील जनजाति कृषि भी करती है। लेकिन आजकल की कुछ जनजातियां झूम खेती, मछली पकड़ना तथा कुछ हद तक पशुपालन, वस्त्र निर्माण और बांस उद्योग में भी, लघु कार्यों में भी लगे हुए हैं। देखो क्या है कि समय के साथ बदलाव देखने को मिल रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, लोग भी समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारत सरकार है वो भी इन लोगों को, जनजातियों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। तो ये जो जनजातियां हैं, कौन सी जनजाति है? जैसे भील जनजाति है। कौन सी जनजाति है? जो भील जनजाति है। ये जनजाति क्या है? अब आपके सामने धीरे धीरे क्या करने लगी? अलग अलग प्रकार की जो कृषि वगैरह में भी अपना ध्यान देने लगी हैं। जैसे झूम खेती करने लगे। क्या करने लगे? झूम खेती। जैसे ये जंगल था, इसको काट लिया और इस पर फसल उगा दी, है ना। फिर जितने दिन आपके सामने क्या रहा, जितने दिन उपजाऊ जमीन रही वहां पर फसल उगाते रहे, फिर इसको छोड़कर दूसरी जगह को काट लिया। मछली पकड़ना, कोई अगर जलाशय है वहां से मछली पकड़ लाते हैं, वस्त्रों का निर्माण करना तथा बांस उद्योग जैसे कार्य भी करते हैं। मतलब ये जनजाति थोड़ी मॉडर्न हो गई है, लेकिन ये तो अभी भी पारंपरिक आदि मानव वाले चीजों में चल रही हैं।
सामाजिक व्यवस्था, कैसी व्यवस्था? सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था कैसे देखने को मिलती है? ये अत्यंत सरल व सामंतवादी समाज होते हैं जिसमें कोई स्थायी मुखिया नहीं होता है। बुशमैन जनजाति में कोई एक मुखिया नहीं होगा। सारा का सारा जो समूह, सारी जनजाति है ना, वो एक साथ मिलकर रहती है। सभी लोग शिकार पे जाते हैं, है ना। जो शिकार मिल गया, चाहे इनको एक कबूतर का अगर इन्होंने शिकार कर लिया तो सारी जनजाति के लोग खाएंगे उसको। कोई मुखिया नहीं है इनका, है ना। निर्णय सामूहिक रूप से लेते हैं। इनका तो देखो दो ही काम है जीवन में, शिकार करना, उसको पकड़ना, खाना और मस्त रह के सो जाना। इनको कोई पैसा इकट्ठा करने से मतलब नहीं है, कोई जमीन से इनको कोई मतलब नहीं है, इनको कोई इतना ज्यादा प्रकृति से मतलब जुड़ाव रहता है, प्राकृतिक जीवन लेते हैं। तो सभी लोग क्या है, अपना जो सामूहिक रूप से निर्णय लेते हैं कि आज अपने को यहाँ पर शिकार पे जाना है, आज अपने को यहाँ पर घर बनाना है, इस प्रकार के फैसले लेते हैं। परिवार छोटे होते हैं और इनका जीवन में सहयोग की भावना प्रबल होती है। क्या होती है? इनके जीवन में सहयोग की भावना प्रबल होती है। छोटा छोटा परिवार रखते हैं, है ना, क्योंकि ज्यादा बड़ा परिवार होगा, ज्यादा खाने के लिए शिकार करना पड़ेगा, ज्यादा समस्याएं देखने को मिलेंगी, इसलिए ज्यादा छोटा परिवार होता है ताकि जो जनसंख्या वो बढ़ती रहे, जनजाति खत्म नहीं हो। अगर मिलजुल कर रहते हैं, क्यों? मिलजुल कर नहीं रहेंगे तो कोई बाहरी जनजाति इनको परेशान करेगी, शिकार नहीं मिलेगा, शिकार करने के लिए सबकी जरूरत होती है ना। और आपके सामने सभी लोग मिलजुल कर है वो अपना जीवन वो यापन करते हैं। भील जनजाति, इनमें भी सामूहिकता तथा परंपरागत पंचायतें देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? ये सभी लोग भी सोशल लाइफ को जीते हैं कि सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। इनकी पंचायतें वगैरह जो राजस्थान में काफ़ी फेमस है, पंचायत वगैरह मिलती हैं। बुजुर्गों के लिए समाज में विशेष स्थान होता है। जो बुजुर्ग होते हैं, कौन होते हैं? जो बुजुर्ग होते हैं उनके लिए समाज में आपके सामने एक विशेष स्थान होता है। विवाह, मृत्यु, जन्म जैसी सामाजिक गतिविधियां, परंपरागत व रीति रिवाजें भी संपन्न होते हैं। अगले वाला पॉइंट है इनका आपके सामने, सामाजिक व्यवस्था कैसे होती है इन समाजों की, इन जो बुशमैन और भील जनजाति की। ये अत्यंत सरल और सामंतवादी समाज होता है, कोई स्थायी मुखिया नहीं होता। देखो आपको इनका पता है कि निर्णय भी सामूहिक रूप से लेते हैं, परिवार भी छोटे और जीवन की भावना देखने को मिलती है। अगर भील जनजाति की बात करें तो इनके विवाह, मृत्यु, जन्म जैसी सामाजिक गतिविधियां पारंपरिक रीति रिवाजों से देखने को मिलती है। जो पुरानी परंपराएं चली आ रही है, क्या है? जो पुराने समय से जो परंपरागत जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं, वही रीति रिवाज आपके सामने अभी भी चले आ रहे हैं। उन्हीं पारंपरिक जो रीति रिवाज है उसी के हिसाब से सारी चीजें देखने को मिलती है। चाहे कोई का विवाह होता है तो वो भी पारंपरिक तरीके से जो चले आ रहे हैं उसी हिसाब से होता है। मृत्यु और जन्म जैसी चीजें हैं वो भी पारंपरिक रीति रिवाजों से देखने को मिलती है। परिवार के साथ, पर्यावरण के साथ इनके संबंध कैसे हैं? ये जनजातियां प्रकृति के अत्यंत निकट रहते हैं। इनके दोहन के कारण, दोहन के बजाय संतुलन पर विश्वास रखती है। क्या करती हैं? प्रकृति को, क्योंकि इन सभी जनजातियों को पता है कि हमारा जीवन पूर्ण रूप से किस चीज पर निर्भर करता है? प्रकृति पर निर्भर करता है। तो ये अपना पूरा का पूरा ध्यान है ना वो किस पर लगाते हैं कि अगर हम प्रकृति पर अगर एक पेड़ को काट रहे हैं तो दो पेड़ लगाने का काम करें, क्योंकि भाई कल अगर हमने सारे पेड़ काट ले तो हमारे आने वाली जो वंशज है या आगे आने वाली जो आपके सामने हमारी जो जनरेशंस है वो कैसे काम चलेगा उनको। तो ये प्रकृति को संतुलित करने पर ज्यादा ध्यान देती है। किस चीज पर? प्रकृति पर का संतुलन बनाने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। बुशमैन अपने क्षेत्र में जीव जंतुओं, वनस्पतियों, जल स्रोतों को गहरी से जानकारी रखती हैं, क्योंकि बुशमैन जनजाति को पता है वो पूरी तरीके से किस चीज पर निर्भर करती हैं? प्रकृति पर निर्भर करती है, पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर करती हैं। साथ के साथ जो वनस्पति होगी, जल स्रोतों का भी ध्यान रखते हैं, कहाँ पर आपके सामने उनको शिकार मिलेगा, कहाँ पर पेड़ पौधे मिलेंगे और कहाँ पर उनको क्या है जल स्रोत देखने को मिलेंगे, कहाँ पर पानी के स्रोत देखने को मिलेंगे, ताकि आपके सामने वो पानी पीने के लिए अपना जीवन यापन कर सके। भील जनजाति वनों की पूजा करती है, वनस्पति तथा प्राणियों से संबंधित धार्मिक मान्यताएं भी रखती है। भील जनजाति क्या करती है? वनों की पूजा करती है, क्योंकि वन है उन्हीं से उनका जीवन यापन होता है। वनों पर पूर्ण रूप से निर्भर करती हैं तथा वनस्पतियों व प्राणियों के साथ में उनके कैसे धार्मिक विचारधारा रखते हैं। क्या करते हैं? आपके सामने जो वनस्पति और जो प्राणी है, वनस्पति और प्राणी उनके साथ में उनकी धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई है। बुशमैन व भील जनजाति की मानव सभ्यता के आदिम चरणों की जीवित मिसाल है कि जो पुराने समय से जो अपने जो सभ्यताएं चली आ रही हैं, उन सभ्यताओं का एक इस समय का आपके सामने, इस समय इस जो एआई के जमाने में भी आपके सामने अगर आदि मानव जीवन को समझना चाहते हो कि पहले मनुष्य कैसे रहा करता था, तो आपको क्या करने की जरूरत है? भील और जो आपके सामने बुशमैन जनजाति है उनका जनजीवन देखने की जरूरत है। जैसे आप उनका जीवन देखोगे आपको पता चल जाएगा।
इनके आवास व्यवस्था, अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक ढांचा इस बात का संकेत देता है कि मनुष्य किस प्रकार प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जीता था। और इसी से आपको यह पता चल जाएगा कि पहले के समय मनुष्य अपना किस प्रकार का जीवन जीता था और आज आपके सामने प्रकृति के साथ मिलजुल कर अपना कैसा जीवन जीता था। आज जब आधुनिक सभ्यताएं संसाधनों के अत्यधिक दोहन करने के कारण संकट पर है, आज मनुष्य ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में प्रकृति का पूर्ण शोधन करता है। जैसे कि कोई के भाई घर में अगर कुआं है तो सोचे कि ज्यादा से ज्यादा पानी सींच कर घनी सारी फसल करके ना सारा पैसा कर, सभी यही सोचे ना। तो ऐसा नहीं है, ये सब जनजातियां क्या सोचती थी सतत विकास पर, कि हम भी दो वक्त की रोटी खाए और हमारे आने वाली पीढ़ियां वो भी इस चीज पर दो वक्त की रोटियां वो अच्छे से कमाकर खा सके। उनकी परंपरागत जीवन शैली का संरक्षित करने की बजाय सांस्कृतिक दृष्टिकोण की आवश्यक है, इसलिए जो पारंपरिक पर्यावरणीय अस्थिरता पर भी जोर देते हैं। क्या करते हैं, इनको पता है कि हमारा सारा काम पर्यावरण से चलना है, तो ये पर्यावरण को संरक्षण करने पर भी ज्यादा जोर देते हैं। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करते हैं अपन। जो क्रिस्टलर है उनका केंद्रीय स्थान जो सिद्धांत है, सेंट्रल प्लेस थ्योरी है, उसको उदाहरण सहित अपन समझाने वाले हैं क्रिस्टलर के केंद्रीय स्थान थ्योरी के बारे में। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को जोर से शेयर कर दो। 40,000 सब्सक्राइबर का टारगेट है, सभी बच्चे करो भाई चैनल को सब्सक्राइब, ताकि अपना जो टारगेट है वो अचीव हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। कैस्टलर का जो केंद्रीय स्थान जो सिद्धांत है वो वार्ड कैस्टलर द्वारा 1933 में दिया गया। क्या है, कैस्टलर का जो केंद्रीय स्थान सिद्धांत है वो 1933 में दिया गया। यह समझाने का प्रयास करता है कि सेवाएं, बाजार और नगर किस प्रकार से स्थानिक रूप से व्यवस्थित होते हैं। क्या बताया गया है इस सिद्धांत के अंदर, हमें यही बताया गया है कि किस तरीके से जो आपके सामने जो अलग अलग प्रकार की जो चीजें होती हैं, जैसे कि आपके सामने कोई सेवा का बाजार हो गया है ना, नगर हो गया, वो किस तरीके से आपके सामने ज्योग्राफी पर, भूगोल पर निर्भर करता है। समझ में आ गया। जैसे भाई आप एक बात बता दो, पहले के समय जो गांव हुआ करते थे ना, वो आपके सामने क्या है एकदम बाहरी इलाके से दूर बसा करते थे, है ना। या पहले बाजार हुआ करता था ना, वो एकदम शहर के बीच में हुआ करता है। और आजकल बाजार कहां पर देखने को मिलता है, हाईवे के किनारे देखने को मिलते हैं। क्यों देखने को मिलते हैं, क्योंकि भाई आपके सामने पहले ना यातायात नहीं हुआ करता था, गाड़ी बस जैसी लोग नहीं देखने को मिलती थी, लोग पैदल आते थे। और जो बाहरी इलाका हुआ करता था ना, वहां पर जंगल झाड़ियां वगैरह ज्यादा देखने को मिलती थी, लोगों की बसावट कम देखने को मिलती थी। शहर के एकदम बीच में ज्यादा बसावट होती थी, तो वहीं पर बाजार हुआ करता था। अब जो शहर के बीच से तो हाईवे निकल नहीं सकते, इसीलिए बाहर से हाईवे निकाले गए। और आजकल हाईवे के किनारे ज्यादा दुकानें देखने को मिलती है, बाजार देखने को मिलता है। क्यों क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि उसके पीछे कारण यही है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जनता है भाई उन हाईवे पर, अपना ज्यादा जनता गाड़ियां गुजरती हैं, वाहन गुजरते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग सामान वहीं से खरीदते हैं, बाजार वहीं पर देखने को मिलते हैं। केंद्रीय स्थान सिद्धांत के अनुसार कोई नगर, कस्बा या गांव जहां के आसपास क्षेत्रों की वस्तुएं या सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जो सेवाएं प्रदान की जाती है उस हिसाब से देखने को मिलता है। सेंट्रल प्लेस थ्योरी है, जो केंद्रीय सेंट्रल प्लेस थ्योरी कहलाता है। ये केंद्रीय स्थान एक निश्चित पैटर्न, जैसे कि षट भुजाकार व्यवस्थित होते हैं, ताकि अधिकतम जनसंख्या न्यूनतम दूरी पर सेवाएं मिल सके। मतलब सारा का सारा नगर इस प्रकार से, जो बाजार इस प्रकार से देखने को मिल सकता है कि आपके सामने कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे अपना सामान वगैरह खरीद सके, बाजार को कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या को कैसे कवर कर दिया जाए। जैसे कि भाई आपके सामने क्या है कि इधर ये कोई शहर है, शहर की बसावट ऐसे है, और इधर की साइड में खूब सारे गांव पड़ते हैं, और इधर वाले जो गांव है ना वो दूरी पर है, तो इधर की साइड में बाजार कम ज्यादा देखने को मिलेगा, इधर कम देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि जनसंख्या उधर की साइड में ज्यादा है। सिद्धांत के आपके सामने प्रमुख अवधारणा है, जो सिद्धांत है उसकी प्रमुख कॉन्सेप्ट की बात करें आपके सामने, सेंट्रल प्लेस थ्योरी, वह स्थान जहां पर वस्तुओं की सेवाएं वितरित होती हैं। सेंट्रल प्लेस थ्योरी क्या कहती है, ऐसी जगह, सेंट्रल प्लेस एक ऐसी जगह होती है जहां पर आपके सामने, जैसे बाजार होता है ना, बाजार जैसे ये पूरा आपकी सिटी है, उसका बीच में सबसे ज्यादा बाजार देखने को मिलता है, जहां पर सबसे ज्यादा बाजार देखने को मिलता है उसको सेंट्रल प्लेस कहा जाता है। वह स्थान जहां पर वस्तुएं और सेवाएं सबसे ज्यादा आपके सामने देखने को मिलती हैं, उसी को क्या कहा जाता है, सेंट्रल प्लेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेंट्रल प्लेस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, सेंट्रल प्लेस के नाम से जाना जाता है। अगले वाला होता है परिक्षेत्र, हिंटरलैंड, वह क्षेत्र जो इस केंद्रीय स्थान पर निर्भर होता है। हिंटरलैंड क्या होती है, जैसे कि ये आपके सामने बाजार है, केंद्रीय प्लेस है जहां पर सारा सामान मिलता है, इसके आसपास की ये जो जनसंख्या है ये क्या है, हिंटरलैंड कहलाएगा। ये जनसंख्या क्या है, यहां से सारा का सारा सामान है, सारी व्यवस्थाएं, सारी चीजें वो खरीदती हैं। तो वो जनसंख्या जो उस बाजार पर निर्भर करती है,
जितना भौगोलिक क्षेत्र वो इंटरलैंड कहलाता है, और जहां पर जो बाजार लगा हुआ रहता है उसको केंद्रीय प्लेस या सेंटर प्लेस के नाम से जाना जाता है। अगले वाली होती है सीमांत जनसंख्या, किसी सेवा के टिकने के लिए न्यूनतम आवश्यक जनसंख्या। मतलब कोई भी बाजार, भाई अगर आपकी समझ लो कि कपड़े की दुकान है, तो कम से कम आपको कपड़े की दुकान और उस कपड़े की दुकान खोलने के लिए लगभग आपका 1 लाख रुपए का खर्चा लगा आपको दुकान को बनाने में, और हर महीने का आपका 10,000 रुपए का किराया प्लस मजदूरी वगैरह मिलाकर है। तो कम से कम हर महीने के 20,000 रुपए की अगर आप बचत हो, तब आप अपना क्या है दुकान चला सकते हो। और 20,000 रुपए की बचत करने के लिए कम से कम आपके पास कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? लगभग 4 से 5,000, 10 से 20,000 जनसंख्या वाले गांव आपके आसपास होनी चाहिए। ठीक है, तो यही है, इसी को क्या कहा जाता है? सीमांत जनसंख्या, थ्रेश होल्ड पॉपुलेशन। वो मिनिमम जनसंख्या जो यहाँ पर कपड़े की दुकान चलाने के लिए 10 से 20,000 की जो जनसंख्या थी ना, वो मिनिमम जनसंख्या जिसको चलाने के लिए वो कपड़े की दुकान व्यक्ति खोलने की सोच सकता है। अगर उससे कम जनसंख्या तो वो कपड़े की दुकान नहीं खोल पाएगा, या खोल भी लेगा तो मुनाफा नहीं कमा पाएगा। समझ में आ गया? अगले वाला है रेंज ऑफ गुड्स, अधिकतम दूरी जो ग्राहक वस्तु प्राप्त करने के लिए तय करता है। मतलब भाई एक बात समझो, अगर एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल अगर 20 किलोमीटर दूर होगा ना तो भी ये व्यक्ति चला जाएगा, लेकिन अगर आपको एक माचिस लेकर आनी है तो क्या 20 किलोमीटर लेने चले जाओगे? क्या कभी नहीं जाओगे। समझ में आ गया? माचिस लेने के लिए देखो, अगर आपको माचिस खरीदनी है, समझना, माचिस खरीदनी है या आपका घर है, आपके घर के पास एक किराने की दुकान, आप वहां से लेकर आओगे। लेकिन अगर आपको सारा घर का सामान एक साथ लेकर आना है तो आप क्या करोगे? किसी मॉल के अंदर जाकर खरीद कर लेकर आओगे। वो आपसे कितनी दूर है? लगभग 1 किलोमीटर आपके घर के पास एक मॉल है जहां से आप सारा सामान खरीद के लाओगे। और आपको अगर माचिस लेकर आनी है, या आपके घर में अगर कोई छोटी सी चीज, नमक की थैली खत्म हो गई, तो आप कहां से लेकर आओ? पास के किराने की दुकान से खरीद कर। उसके लिए मॉल में नहीं जाओगे आप, चाहे वो कितना ही डिस्काउंट दे दे। तो यही है, इसी क्या कहा जाता है? रेंज ऑफ गुड। मतलब अगर आप कोई भी चीज खरीदने के लिए कितनी दूरी को तय कर सकते हो, उसी को सीमा की, वस्तु की सीमा कहा जा सकता है। अधिकतम दूरी जिसके लिए कोई भी व्यक्ति अपनी कितनी दूरी को तय कर सकता है। फिर से समझना, केंद्रीय स्थान क्या होता है? वो मुख्य जगह जहां पर सारा का सारा बाजार देखने को मिलता है, उसको केंद्रीय स्थान कहा जाता है। हिंटरलैंड क्या होता है? वो जनसंख्या जो उस बाजार से आपके सामने सारी सामान खरीदती है। जैसे कि उदाहरण के लिए बताऊं, वो किराने की दुकान देख लो, वो किराने की दुकान आपके घर के आसपास है, उसके कम से कम आपके घर के आसपास 50 घर ऐसे हैं जो उसी से सामान खरीदते हैं सारे के सारे। तो वो इंटरलैंड है। इंटरलैंड मतलब वो जनसंख्या जो इस पर डिपेंड है। केंद्रीय स्थान क्या? वो दुकान केंद्रीय स्थान है। ठीक है। सीमांत जनसंख्या क्या है? अब उस बेचारे को दुकान चलाने के लिए कम से कम 50 से 100 घर चाहिए, तभी वो दुकान चला पाएगा, तो सीमांत जनसंख्या। और वो माचिस तिल्ली वाला उदाहरण, उससे सीमांत दूरी को समझ लेना। मान लीजिए गांव में केवल एक बाजार है जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं मिलती हैं, यह लो ऑर्डर सेवा है। मतलब क्या है? निम्न क्रम। सबसे निचली वस्तुओं की बात करें तो गांव में 5-10 दुकानें जिससे सारा का सारा गांव अपनी वस्तुओं खरीदता है, उसको लो ऑर्डर कहा जाता है। लो ऑर्डर मतलब कम से कम जगह, कम से कम सेवाएं, कम से कम वस्तुएं किसी भी जगह पर मिलती हैं, उसको लो ऑर्डर कहा जाता है। गांव में 5-10 दुकान मिली ना, लो ऑर्डर कही जाए। उच्च क्रम क्या होता है? हाई ऑर्डर क्या होता है? ऐसी जगह जहां पर बहुत ज्यादा बड़े बाजार देखने को मिलते हैं, अस्पताल भी है, कॉलेज भी है, बड़े बड़े बाजार है, वो हाई ऑर्डर होते हैं। जहां पर एक आध दुकान देखने को मिलती है, उसको लो ऑर्डर कहा जाता है। छोटे गांव में अधिक संख्या, इस तरह छोटे गांव अधिक संख्या में होते हैं और पास पास होते हैं, और बड़े शहर कम संख्या दूर दराज होते हैं, लेकिन बड़े परिक्षेत्र को सेवा प्रदान करते हैं। गांव में क्या होता है? गांव भाई पास पास छोटी छोटी ढानियां बनी होती रहे, उसमें एक एक दो दो दुकान चलती है। लेकिन शहर क्या होता है? आपके सामने 5-10 किलोमीटर पे एक शहर देखने को मिलेगा, जो 5-10 किलोमीटर की सेवाओं, किलोमीटर के अंदर जितने गांव, उन सबको सेवाएं देने का काम करता है। कोई भी शहर बसाने के लिए आपको क्या, कोई भी जगह को बसाने के लिए आपको किन चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है? शहरी योजना, कि कोई भी शहर को बसाओगे तो किस तरीके से आपको बसाना चाहिए, किन किन चीजों की प्लानिंग करनी चाहिए। कहां पर आपके सामने सेवाएं, कहीं पर आपके सामने सब्जी मंडी कहां पर होगी, है ना, किराने का सामान कहां पर मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का कहां पर मिलेगा, है ना, आपके सामने ज्वेलरी कहां पर मिलेगी, और ट्रांसपोर्ट का कहां पर मिलेगा। तो हर जगह को कहां पर आपके सामने व्यवस्थित करना है, इसके बारे में पता होना चाहिए। परिवहन व नेटवर्क योजना, बाजार तो बहुत बड़ा बना दिया, लेकिन वहां पर पहुंचने के लिए अगर सड़क ही नहीं है तो क्या वो शहर चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो परिवहन होना भी बहुत जरूरी है। तो ये 3 चीजें होनी चाहिए: शहरी योजना, कैसे हो अपने शहर को बसा रहे हो, कैसे सेवाओं को दे रहे हो, और परिवहन की योजना।
क्रिस्टलर का केंद्रीय स्थान सिद्धांत ये बताता है कि नगर और कस्बों की संख्या उनके आकार व स्थानिक वितरण तथा नियमित तार्किक कार्य सम ढंग से डिपेंड करती है। क्रिस्टलर ने यह बताया कि क्रिस्टलर का जो केंद्रीय स्थान सिद्धांत ये बताता है कि कितने नगर और कस्बे हैं उनकी संख्या इसी चीज पर डिपेंड करती है कि आसपास कितने गांव देखने को। तो यही है क्रिस्टलर का केंद्रीय स्थानिक सिद्धांत। अच्छे से पढ़कर चले जाना, एग्जाम में प्रश्न जरूर से देखने को मिलता है।